Welcome dear students. In DC machines, today we are going to discuss parallel operation of DC machines. After completing this topic, you will be able to describe the parallel operation of DC generator. In this section, you will be able to describe the parallel operation of DC shunt generator, DC series generator and DC compound generator. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जामिनेशन में आपके इस सेक्शन से ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है इसके नेसेसरी कंडीशंस, जो डिजायरेबल कंडीशंस होते हैं आपके पैरेलल ऑपरेशन के, या फिर आपके शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको डीसी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर में से किसी भी एक का पैरेलल ऑपरेशन आपसे पूछा जा सकता है या फिर सारे का पूछा जा सकता है। और अगर हम यहाँ पे अगर इसके प्रैक्टिकल जो यूजेस है अगर उस हिसाब से बात करें तो अभी जो अभी हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है, चूँकि हम जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जितना भी आपका जो पावर सिस्टम है वो पूरा का पूरा एसी पावर सिस्टम है। कुछ हाई वोल्टेज डीसी पावर सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली हम जितने भी सिस्टम यूज़ करते हैं सारे के सारे एसी सिस्टम यूज़ करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ उस व्यू पॉइंट से हम अगर देखें तो डीसी शंट जनरेटर जो है या फिर डीसी सीरीज जनरेटर या कंप्लीटली बोले अगर डीसी जनरेटर, तो ये आपके इसके जो यूजेस हैं वो लिमिटेड हो गए हैं। वो आपके इंडस्ट्री में कुछ स्पेशल पर्पज से यूज करते हो। जैसे अगर हम बात करें कि ट्रैक्शन सिस्टम में आप डीसी सीरीज जो जनरेटर है वो यूज करते हैं या फिर मोटर यूज करते हैं, तो उस हिसाब से आपके जो पॉइंट ऑफ यूज हैं वो आपके चेंज हो गए हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली ये अभी प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं, हम अपने शंट जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन पर डालते हैं। तो इस पॉइंट से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में देखेंगे कैसे हम जो अपने जनरेटर्स हैं उसको हम पैरेलल ऑपरेशन में डालते हैं और कैसे उसको पैरेलल ऑपरेशन में डालने पे कुछ आपका जो ड्रॉबैक निकल के आता है, पैरेलल ऑपरेशन पर डालने पे क्या दिक्कतें आती हैं पैरेलल ऑपरेशन पे डालने पे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पैरेलल ऑपरेशन डीसी शंट जनरेटर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन डीसी जनरेटर, जिसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट निकल कर आता है डिजायरेबल कंडीशन, कि आप जब किसी भी डीसी जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन पे डालते हो, पैरेलल ऑपरेशन पे आप ऑपरेट करने जाते हो, तो कुछ डिजायरेबल कंडीशंस आपके बन के आते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है, तभी आपका जो पैरेलल ऑपरेशन है वो प्रॉपर वे में आपका ये ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजायरेबल कंडीशंस। तो जो सबसे पहला हमारा जो डिजायरेबल कंडीशन होता है वो होता है सेम वोल्टेज रेटिंग। आप जितने भी जो डीसी जनरेटर है अगर आप उसको पैरेलल ऑपरेशन पर डाल रहे हो तो उनके वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए। सेकंड, सेम परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। एंड लास्ट, सेम परसेंटेज ऑफ स्पीड रेगुलेशन ऑफ प्राइम मूवर। अब अगर हम बात करें प्राइम मूवर, तो प्राइम मूवर क्या होता है, हमें ये पता है कि इस चैप्टर के स्टार्ट होने से हम हर बार डिस्कस करते हैं जो आपका जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देता है, आप जिस भी इंजन या अलग मोटर से जो आप मैकेनिकल एनर्जी का इनपुट देते हो अपने जनरेटर में, हम उसे बोलते हैं प्राइम मूवर। यानी कि आपका जो जनरेटर होता है जिसके रोटर को रोटेट करवाया जाता है, वो उस रोटर को रोटेट करने वाला जो भी मोटर या जो आपका इंजन होता है, हम उसे बोलते हैं प्राइम मूवर। तो जो अगर आपने किसी भी डीसी जनरेटर को अगर आप पैरेलल ऑपरेशन में दे रहे हो, तो पैरेलल ऑपरेशन के जो डिजायरेबल कंडीशंस है वो तीन कंडीशंस बन कर आते हैं। सबसे पहला होता है सेम वोल्टेज रेटिंग, नेक्स्ट होता है सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, और थर्ड होता है सेम परसेंटेज ऑफ स्पीड रेगुलेशन ऑफ प्राइम मूवर।
ये आपके 3 नेसेसरी कंडीशंस है, डिजायरेबल कंडीशंस है आपके डीसी जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए, ठीक है, जिसे हम हर एक डीसी जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए फॉलो करते हैं। अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीसी शंट जनरेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर की। तो यहाँ पे जो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर है, इसमें हमने क्या किया है कि जो आपका जो बस बार है उससे आपने जनरेटर 1 को पहले कनेक्ट कर दिया, और जो आपका लोड है आप उसको जो भी सप्लाई दे रहे हैं वो जनरेटर 1 से सप्लाई दे रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेटर 1 जो है उसके पैरेलल में आपका जो फील्ड वाइंडिंग है, उसके पैरेलल में आपका फील्ड वाइंडिंग है। तो यहाँ पे जो आपका जीवन है वो भी शंट जनरेटर है, जिसको आपने पहले से बस बार में कनेक्ट करके रखा हुआ है, और जो लोड है उसको वो सप्लाई कर रहा है। और अभी अगर आप देखो तो आपका जो जनरेटर 2 है, जिसको हम G2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आपका जनरेटर 2 है उसके स्विच को अभी आपने ओपन करके रखा हुआ है। दैट मीन्स कि अभी आपके सर्किट में जो भी पावर सप्लाई आपके लोड को दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा आपके जनरेटर 1 से सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका लोड है उसको जितने भी पावर की रिक्वायरमेंट है, अब वो पावर की रिक्वायरमेंट की सप्लाई जो होगी वो आपके G1 और G2 के साथ होगी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे अगर देखा जाए, सर्किट को देखें, तो आप कहीं पे भी जहाँ पे भी आप सर्किट बनाते हो वहाँ पे जैसे आपने सर्किट बनाया आपका सर्किट थियरी स्टार्ट हो जाता है। जब तक आप मशीन के बारे में बात कर रहे हो तब तक आपका इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर ट्रांसफार्मर चल रहा होता है। जैसे आपने सर्किट को बनाया वहाँ से आपका सर्किट थियरी स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखो तो अगर आप S2 को क्लोज करते हो तो क्या हो रहा है, आपका जो लोड है, जो जनरेटर 2 है, जो जनरेटर 1 है, ये तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और आपको सर्किट थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि जब भी किसी एलिमेंट को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हो तो उसके जो वोल्टेज होते हैं उसके टर्मिनल के क्रॉस वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे सबसे पहला जो आपका जो कंडीशन बन जाता है पैरेलल ऑपरेशन के लिए कि आपका जो सेम वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए जो भी आप जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन पर डाल रहे हो, ठीक है। अब हमें सिंपली पता है, आपको ये भी आपको सर्किट थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि जो पावर होता है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सिंपली जब आपने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन रख रखा है तो सबके अक्रॉस का जो सबके टर्मिनल के अक्रॉस का जो जो वोल्टेज है वो सेम है। अब जो पावर आप जो डिलीवर करेंगे वहां पे अब आ जाता है करंट शेयरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबका वोल्टेज अगर सेम है तो अब जो जनरेटर जितना करंट शेयर करेगा वो उतना ही पावर डिलीवर करेगा आपके लोड को। अब यहाँ पे जो आपका जो लोड है, जो उसको टोटल पावर सप्लाई चाहिए, अगर सपोज मान लेते हैं कि उसको टोटल पावर जो सप्लाई चाहिए वो है PL, टोटल लोड, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड या टोटल पावर रिक्वायर्ड बाय द लोड, आपका अगर PL है, तो अब ये जो PL है उसको सप्लाई करेगा कौन, जनरेटर 1 और जनरेटर 2। अब जनरेटर 1 और जनरेटर 2 कर रहा है, दैट मीन्स कि जो टोटल पावर है दैट इज शुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2, जहां P1 आपके जनरेटर 1 का सप्लाइड पावर है, P2 आपके जनरेटर 2 का सप्लाइड पावर होगा यहाँ पे। तो अब ये आपको यहाँ पे करना है और इसी का मेन है पैरेलल ऑपरेशन करने का मतलब। अगर बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर कोई हमसे ये पूछ लेता है कि अच्छा सर ये बताओ कि आपका जो पैरेलल ऑपरेशन है वो आप एक्चुअली करते क्यों, हम किसी भी दो जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन में क्यों डालें। हम ऐसा भी तो कर सकते, सपोज मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे आपके लोड का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 500 वॉट है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो आपके लोड का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 500 वॉट है। तो 500 वॉट सप्लाई करने के लिए सिंपली आप एक 500 वॉट का डीसी जनरेटर लेकर आओ और उसे पावर सप्लाई कर दो, पैरेलल ऑपरेशन करने की टेंशन ही नहीं आएगी। क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन करने में आपको उसके डिजायरेबल कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है, फिर आप उसको ऑपरेट करते हो, फिर उसको ऑपरेशन में डालने के बाद इतने सारे ध्यान रखते हो, फिर आप उस ऑपरेशन को करते हैं और ऑलवेज आप उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो सिंपली अगर हमें 500 वॉट का लोड सप्लाई करना है तो हम एक 500 वॉट का जनरेटर लाके कनेक्ट कर देते हैं, सारी टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी। बट उसके बावजूद आप पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। पैरेलल ऑपरेशन करने से के अब क्या फ़ायदे हैं वो पहले हम डिस्कस कर लें। अगर तो पैरेलल ऑपरेशन करने से फ़ायदा ये है कि जो लोड है वो कभी भी फिक्स लोड नहीं होता। अगर हम अपने पावर सिस्टम में बात करें, अपने लोड के रिक्वायरमेंट की बात करें, तो वो कभी भी लोड आपका फिक्स नहीं होता। अगर अगर ये हो जाए कि नहीं इस लोड को सिर्फ और सिर्फ 500 वॉट ही चाहिए,
एक सिंगल लोड है जिसको ऑलवेज 500 वॉट चाहिए, तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे एक सिंगल स्टैंड अलोन जनरेटर कनेक्ट करेंगे और उसको पावर सप्लाई करते रहेंगे। बट यहाँ पे जो लोड हम बात करें, वो लोड बात करें कंज्यूमर्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स हो सकते हैं, जो अपने लोड को अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसे ऑपरेट करते हैं। और अलग अलग टाइम पे जब आप ऑपरेट, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे आपके घर में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, जैसे आपके घर में फ्रिज होता है, टीवी होता है, वॉशिंग मशीन होता है, आप मिक्सर यूज़ करते हो, बहुत सारे ऐसे जो टर्म है, आपका जो ट्यूबलाइट होता है, फ़ैन होता है, कूलर होता है, एसी होता है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में यूज़ करते हो। लेकिन कभी भी आप एक चीज़, इस चीज़ को ध्यान में रखो कि कभी भी जब आप किसी भी चीज़, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी डिवाइस को जब आप यूज़ करने जाते हो, तो कभी भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ये नहीं पूछते कि मुझे कब इसे ऑपरेट करना और कब ऑपरेट नहीं करना है। बट अब आप समझो कि आप टीवी देख रहे हो, वो आप अपने हिसाब से देख रहे हो, आपका जब मूड कर रहा है तब देख रहे हो, नहीं मूड कर रहा है तो आप बंद कर दे रहे हो। बट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो आपका ट्रांसमिशन कंपनी है, जो आपका जनरेशन कंपनी है, जो आपका ग्रिड है, उन सभी को इस बात का ख्याल रखना है कि हाँ भाई, मेरे सामने वाले कंज्यूमर कभी भी अपने लोड को बंद कर सकते हैं, कभी भी अपने लोड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने सिस्टम को इतना रिलायबल रखना है ताकि वो पावर सप्लाई, जिस टाइम उनको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है आप उनको ज़्यादा पावर सप्लाई करो, जिस टाइम उनको पावर की कम रिक्वायरमेंट है आप उस टाइम कम पावर सप्लाई करो। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ZL है, यहाँ पे जो लोड है, ये लोड आपका वेरिएबल हो सकता है अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स को सप्लाई करके रखा हुआ है। और उस कंडीशन में अगर ये कभी 500 वॉट है तो कभी ये 1000 वॉट भी हो सकता है, कभी 200 वॉट भी हो सकता है। अब अगर मान लेते हैं कि सपोज अभी आपके लोड का रिक्वायरमेंट अगर 500 वॉट है और आपने एक सिंगल स्टैंड अलोन जो जनरेटर है वो 500 वॉट का आपने कनेक्ट कर दिया, और अचानक से अगर आपके लोड की रिक्वायरमेंट अगर 700 वॉट हो जाती है, तो आपका सिंगल स्टैंड अलोन जो जनरेटर होता है वो कभी भी आपको 500 वॉट सप्लाई नहीं कर सकता, वो ऑलवेज 500 वॉट ही सप्लाई करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डाउन होगी, जितना आपको पावर रिक्वायरमेंट होगी उतने आपको आप पावर सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपकी रिलायबिलिटी यहाँ पे घटेगी। तो इसलिए आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट, अगर सपोज मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि आपने दो 500 वॉट का जनरेटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर लिया। अब अगर आपके लोड को 500 वॉट ही सप्लाई चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल जनरेटर को ऑन करो और उसको सप्लाई दो। लेकिन जैसे आपका जो रिक्वायरमेंट जो आपके लोड का है वो 500 वॉट से वो 700 वॉट पे चला गया, तो 700 वॉट पे जाने पे क्या होगा, आपका जो दूसरा वाला जो जनरेटर है आप उसको पैरेलल ऑपरेशन पे डाल सकते हो। ठीक है, ताकि वो क्या करे कि जो टोटल आपका जो लोड रिक्वायरमेंट है आपके आपके कंज्यूमर्स का, आप उसको अचीव कर सको। तो इसलिए यहाँ पे हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है, जैसे सपोज मान लेते हैं अगर आपने 1000 वॉट का जो लोड को पावर सप्लाई कर रहे हो दो जनरेटर से, और किसी कारणवश अगर आपका मान लेते हैं कि एक जनरेटर आपका ख़राब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या, अगर मान लेते हैं यहाँ अगर हम बात करें कि जो आपका लोड लगा हुआ वो 1000 वॉट उसको पावर सप्लाई चाहिए, और आपने क्या किया, दो 500 वॉट के जनरेटर से आप उसको पावर सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, अब चाहते तो ये 1000 वॉट का था तो आप एक सिंगल 1000 वॉट का जनरेटर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे, बट आपने यहाँ पे क्या किया, दो 500 वॉट का जनरेटर कनेक्ट किया है। अब इन केस कि अगर आपका इन दोनों जनरेटर में से कोई एक जनरेटर खराब हो जाता है, उसको आपको रिप्लेसमेंट करनी है या कुछ भी कारण हो रहा है, किसी कारणवश फॉर टाइम बिंग अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपका एक जनरेटर फेल हो जाता है, तो कम से कम जो दूसरा जनरेटर आपका अवेलेबल है वो 1000 वॉट तो नहीं बट 500 वॉट सप्लाई कर सकता है। यानी कि आपका जो कंज्यूमर्स है जिसको 1000 वॉट चाहिए था, आप उसको सप्लाई दोनों जनरेटर से दे रहे थे, बट अगर एक जनरेटर आपका फेल हो जाता है तो हाफ ऑफ कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, बट हाफ ऑफ कंज्यूमर्स को अभी भी पावर सप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपका एक जनरेटर जो 500 वॉट का है उससे आप इसको सप्लाई दे रहे हो। लेकिन अगर आपके लोड की रिक्वायरमेंट 1000 वाट होती, और आप एक अगर सिंगल जनरेटर अगर 1000 वॉट की लगाते, और अगर वो उस जनरेटर में कुछ भी गड़बड़ी होती और वो फेल हो जाता, उसको रिप्लेस करना पड़ता, तो क्या होता, आपके पूरे के पूरे कंज्यूमर्स जिनको 1000 वॉट पावर सप्लाई चाहिए थी वो ठप हो जाते। ठीक है, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप जब जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन पे डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट पता चल गया।
अब दूसरी बात अगर हम करते हैं कि यहाँ पे जो आपके लोड को रिक्वायरमेंट है, टोटल पावर सपोज अगर वो PL है, तो यहाँ पे होना चाहिए PL इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जहाँ P1 आपके जनरेटर 1 का पावर सप्लाई है, P2 आपके जनरेटर 2 का पावर सप्लाई है। अब चूंकि आपने इन तीनों को पैरेलल ऑपरेशन में रखा है तो वोल्टेज तीनों का सेम है, यानी अब जो पावर P1 और P2 सप्लाई करेगा आपका जनरेटर 1 और जनरेटर 2, वो डिपेंड करेगा आपके करंट शेयरिंग पे, क्योंकि वोल्टेज तो सभी का सेम है। तो उस कंडीशन में जो करंट शेयरिंग होगा, वो करंट शेयरिंग किस हिसाब से होगा वो हम यहाँ पे, वो एक्चुअली आपको बताता है कि पैरेलल ऑपरेशन कैसे होता है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास जो सर्किट है अगर आप देखो, तो आपने क्या किया, जनरेटर 1 को पहले अपने बस बार के थ्रू आप अपने लोड को सप्लाई दे रहे हो। अब क्या करना है कि अगर आपके लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो आपको क्या करना है, जनरेटर 2 को पैरेलल ऑपरेशन में डालना है। पैरेलल ऑपरेशन में डालने से पहले सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप देखो कि यहाँ पे जो है S2, जो आपका स्विच है S2, आपने उसको ओपन करके रखा है, और अब जो आपका जनरेटर 2 होगा उसका प्राइम मूवर इसके रोटर को इसके रेटेड स्पीड तक रोटेट करवाएगा। जैसे आपका जो प्राइम मूवर है इसको रेटेड स्पीड तक लेके जाएगा, तो अब क्या होगा, जनरेटर 2 जो होगा वो आपका वोल्टेज डेवलप करेगा, यानी पावर डेवलप करना स्टार्ट करेगा एट सर्टेन वोल्टेज लेवल। अब यहाँ पे जो स्विच S2 है उसके अक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, जो कि सेंटर जीरो वोल्ट मीटर होता है। सेंटर जीरो वोल्ट मीटर कहने का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर जीरो वोल्ट मीटर होगा उसका जो स्केल होगा, उस स्केल का सेंटर पे पॉइंट होगा 0, और साइड वाइज आप 1 2 3 1 2 3 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटर जीरो है। अब अगर एक चीज देखो, अगर आपका जो बस बार का जो वोल्टेज है, ठीक है, जो बस बार का वोल्टेज है आप देख सकते हैं, ये जो आपका नोड है वो आपके बस बार से कनेक्टेड है, और जो सेकेंड वाला जो नोड है ये आपके जनरेटर G2 से कनेक्टेड है। अब अगर सपोज मान लेते हैं जो आपके बस बार का वोल्टेज है और आपके जनरेटर जिस जो पावर डेवलप कर रहा है, जो पावर जनरेट कर रहा है एट सर्टेन वोल्टेज, अगर ये बस बार का वोल्टेज और जनरेटर का वोल्टेज दोनों का वोल्टेज अगर सेम हुआ, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 आपको शो करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट का अगर वोल्टेज दोनों पॉइंट पे अगर अगर मान लेता हूँ, एक पॉइंट को अगर मैं नोड ए बोलता हूँ, दूसरे पॉइंट को अगर नोड मैं बी बोलता हूँ, और दोनों नोड पे अगर आपका सेम पोटेंशियल है, सेम वोल्टेज है, तो दोनों इक्वी पोटेंशियल नोड बन जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वी पोटेंशियल नोड बन गए, तो जो आपका वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज रीड करेगा वो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस ही रीड करेगा। अब अगर दोनों का वोल्टेज या पोटेंशियल दोनों सेम हो जाता है, तो 100% इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा, और अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो आपके जो वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो 0 पे होगा। और ये एग्जैक्ट कंडीशन है जब आप अपने स्विच S2 को कनेक्ट कर देते। जब आपका S2 कनेक्ट होता है तो अब क्या हो रहा है, अब आपका जनरेटर 2 जो है वो बस बार के से कनेक्ट होगा, और जैसे वो बस बार से कनेक्ट होगा, चूंकि आपका जनरेटर 2 जनरेटर है, वो आपको पावर सप्लाई कर रहा है, तो करंट I2 जो होगा वो आपके बस बार में इंजेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे जो करंट I1 और I2 है, ये दोनों इंजेक्ट होगा, और ये दोनों मिलकर आपका लोड करंट IL बनेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर आपका I1 प्लस I2, अब आपका IL यानी कि लोड करंट IL बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे इसको बस बार से कनेक्ट किया, अब आप क्या करोगे, जनरेटर 2 का जो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, अगर हम यहाँ पे देखें, जो जनरेटर 2 है इसका ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग के एक के सीरीज में आपने एक रेगुलेटर लगा रखा। रेगुलेटर यानी कि एक सीरीज रेजिस्टर, जिसके रेजिस्टेंस का वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस के वैल्यू को वेरी करने, अगर हमने इसके इस रेगुलेटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज किया, तो इस फील्ड वाइंडिंग में जो करंट इनपुट होगा वो रिड्यूस होगा, यानी फ्लक्स का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि यही आपका फील्ड करंट है। और ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका फील्ड करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो फ्लक्स होता है आपके डीसी जनरेटर में या फिर मोटर में, जो भी आपका मेन फील्ड फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके फील्ड करंट के। तो अब अगर आपने यहाँ पे इस रेगुलेटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज किया, तो फील्ड करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, और फील्ड करंट का वैल्यू डिक्रीज हुआ यानी कि फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज किया।
बट आप यहाँ पे ये चाह रहे हो कि जो आपका जनरेटर 2 है वो पावर सप्लाई करे आपके लोड को, और इस जनरेटर G2 का अगर आप चाहते हैं कि इसका पावर शेयरिंग ज़्यादा हो तो आप क्या करोगे, इस रेगुलेटर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को रिड्यूस कर दोगे। इस रेगुलेटर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो आपका फील्ड करंट जो ड्रॉ होगा फील्ड वाइंडिंग में वो ज़्यादा होगा, इससे जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा होगा। और आपको भी पता है जनरेटर के केस में क्या होता है, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम। तो अब हमें जो जनरेटर है उस जनरेटर में हमें ये पता है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम। और जो यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, जो कि हम उसको कांस्टेंट मानते हैं, उसको हम हटा देते हैं। तो अब जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्लक्स के और स्पीड ऑफ द रोटर के। अब चूंकि आपका जो प्राइम मूवर है वो पहले ही अपने रोटर को एक रेटेड स्पीड पे ले आ करके उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद आप स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे आपका के भी कांस्टेंट है, ओमेगा एम भी कांस्टेंट है। तो अब बच गया सिंगल एक फाई, जिसके चेंज होने से आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज चेंज होता है। और इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर चेंज होगा तो जो आपका जो करंट का वैल्यू है वो भी चेंज होगा, क्योंकि जो आपका जनरेटर G2 है अगर हम उसमें बात करें, अगर मान लेते हैं ये जनरेटर G2 के लिए अगर ये इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 है, तो यहाँ पे जो I2 जो होगा वो क्या होगा, E2 माइनस वी अपॉन आर है। ठीक है, E2 माइनस वी अपॉन आर है। तो अब अगर हम मान लेते हैं फ्लक्स के वैल्यू को हम अगर इंक्रीज करते हैं, और फ्लक्स के वैल्यू के इंक्रीज करने से अगर आपका E2 का वैल्यू इंक्रीज होता है तो E2 के वैल्यू के इंक्रीज होने से आपके I2 का वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी कि आप जो पावर इंजेक्शन है जो आपके जनरेटर G2 से वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, जो जनरेटर 1 है, जनरेटर 1 का जो आपका रेगुलेटर का रेजिस्टेंस हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि उसका फील्ड करंट का वैल्यू रिड्यूस हो जाए, जिससे जनरेटर G1 का जो फ्लक्स मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि इसके करंट का जो शेयरिंग है वो कम हो जाए। इससे क्या होगा कि अगर आपके I1 का वैल्यू रिड्यूस होगा और I2 के वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो आपके लोड में जो पावर शेयरिंग है वो जनरेटर G2 का इंक्रीज होगा और जनरेटर जो जीवन है उसका डिक्रीज करेगा। और सिंपली अगर हम यहाँ से देखें कि आपने लिखा आई एल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, अभी हमने जस्ट देखा कि जो आपके लोड में लोड करंट जा रहा था वो क्या था, आपके I1 और I2 का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब चूंकि आपने इन लोड G1 G2 तीनों को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख रखा है और तीनों का जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इस इक्वेशन में अगर आपने वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया तो V इंटू आई एल बन रहा है आपका पी एल, यानी कि लोड कंज्यूम्ड बाय द लोड, पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड या पावर रिक्वायर्ड बाय द लोड, that is equal to V into I1, that is power supplied by the generator G1, V into I2 the power supplied by the generator G2। और इस हिसाब से आपका दोनों का दोनों जो शंट जनरेटर है वो आपके लोड को पावर सप्लाई करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका कंडीशन है, ये आपका जो प्रोसेस है किसी भी शंट जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन में डालने के। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि सबसे पहले जो आपका जनरेटर G1 था वो आपके लोड को पावर सप्लाई कर रहा था, बाद में पावर रिक्वायरमेंट बढ़ने के कारण आपने क्या किया, G2 को और पैरेलल ऑपरेशन में आपने डाला। पैरेलल ऑपरेशन में डालने के बाद आपने उसकी शेयरिंग को चेंज करी थ्रू आपके करंट शेयरिंग, और करंट शेयरिंग से अब जो आपका जो जेडएल है, अब ये आप यहाँ से डिटरमाइन करते हैं कि जो आपका जो टोटल पावर सप्लाई हो रहा है लोड को, उसमें कितना पावर आपका जनरेटर G1 शेयर करे, कितना पावर आपका जनरेटर G2 शेयर करे, वो आपके करंट शेयरिंग से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट आपका जो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर है वो यहाँ पे डिस्कस किया हमने, एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने लर्निंग आउटकम के फर्स्ट पार्ट पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर अचीव कर लिया है, एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आइए अब अपने लर्निंग आउटकम के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर।
सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करें पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। अगर हम बात करें तो डीसी सीरीज जनरेटर हम अपने इंडस्ट्री में बहुत ही कम यूज करते हैं। कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में हम दो या दो से अधिक जो डीसी सीरीज जो जनरेटर होता है उसको हम पैरेलल ऑपरेशन पर डालते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा डीसी सीरीज जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन पे हम ऑपरेट नहीं करते, तो इसलिए इसके यूजेज जो हैं वो आपके डीसी जो इंडस्ट्री में है वो कम हो जाता है। अब अगर हम बात करें पैरेलल ऑपरेशन की, तो जो हमने नेसेसरी जो आपके जो डिजायरेबल कंडीशंस थे पैरेलल ऑपरेशन के, वो आपका सेम यहाँ पे भी होगा। जो आप मेथड फॉलो कर रहे थे अपने डीसी शंट जनरेटर में, वो आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे। बट यहाँ पे एक हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम डिस्कस कर रहे थे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर, वहाँ पे क्या था कि हमारा जो फील्ड वाइंडिंग था वो आपके आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड था, और जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड था वो ऑलवेज आपके जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज आपके फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस अप्लाइड था। और अगर आपके जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है, अगर वो जो जनरेटर का जो टर्मिनल के अक्रॉस का जो वोल्टेज अगर वो चेंज नहीं हो रहा था, तो आपके जो फील्ड फ्लक्स था, फील्ड करंट जो था वो चेंज नहीं हो रहा था। बट जब हम बात करें पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर, तो इस केस में हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन ठीक है, आप जैसे शंट जनरेटर में कर रहे थे वो यहाँ पे भी फॉलो होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी कारण वजह से आपने मान लेते हैं कि सपोज आपका जो लोड है, जो टोटल लोड है, उसको पावर सप्लाई कर रहा था पहले जीवन, अब कुछ पावर हायर रिक्वायरमेंट जो आपके पावर में हो रही है, उससे आपका क्या हो रहा है, आपने जनरेटर G2 को पैरेलल ऑपरेशन में डाला। और अब ये क्या कर रहे हैं कि जो आपका करंट I1 था जनरेटर 1 का, अब आपके जनरेटर 2 से I2 वो एक दूसरे को शेयर करके आपके लोड करंट को सप्लाई कर रहा है, यानी कि जो IL करंट होगा वो आपके I1 प्लस I2 के बराबर होगा। और यहाँ पे इस हिसाब से आपका जो दोनों जनरेटर और जनरेटर 1 और जनरेटर 2 है, वो आपके पावर को लोड को पावर सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है, किसी कारणवश किसी भी डिस्टरबेंस के कारण अगर इनफैक्ट क्या हो रहा है, आपके जनरेटर 1 या जनरेटर 2 किसी का भी अगर किसी भी कंडीशन में अगर उसका इंड्यूस्ड वोल्टेज थोड़ा भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है, अगर सपोज मान लेते हैं, ऐसा बात करते हैं कि आपका जो जनरेटर 2 है, जब आपने उसको पैरेलल ऑपरेशन पर डाला तो वो अपने प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग कर रहा है आपके लोड का, और जितना आपको लोड को पावर सप्लाई करना चाहिए था जनरेटर 1 को, जितना पावर सप्लाई करना चाहिए था जनरेटर 2 को, वो पावर सप्लाई कर रहा है। बट इन केस किसी भी डिस्टर्बेंस किसी भी कारण से अगर आपके जनरेटर 2 का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है E2, वो किसी कारण से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए किसी कारण से, तो जो आपका जनरेटर जो आपका 2 है, उसमें जो आर्मेचर करंट है, जो कि हम अभी यहाँ पे I2 से बोल रहे हैं, तो I2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस भी अपॉन RA प्लस RAC। ठीक है, जो आपका फील्ड वाइंडिंग है। तो अगर किसी कारण से आपका E2 का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो आपके I2 का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आपके I2 का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि वही I2 करंट आपके लोड को सप्लाई होने के बाद आपके फील्ड वाइंडिंग से भी सप्लाई हो रहा है, आपके फील्ड वाइंडिंग से भी IT करंट ही पास हो रहा है। तो अब अगर आपके I2 करंट अगर आपका पास होता है, एक्स्ट्रा I2 करंट पास होता है, यानी कि इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ I2 करंट जब आपके फील्ड वाइंडिंग से पास होगा, तो वो एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। जब एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो हमें भी पता है कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। अगर आपके फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो आपके इंड्यूस्ड वैल्यू का इंक्रीज करेगा। इंड्यूस्ड वैल्यू इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि फिर से आपका आर्मेचर करंट I2 इंक्रीज करेगा, और ये प्रोपोर्शनली होता जाएगा। और जैसे जैसे अब चूंकि यहाँ पे क्या है, कंडीशन ये बन के आ रहा है कि जो IL इज इक्वल टू है वो I1 प्लस I2 है। अब अगर आपके I2 का वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज करता जा रहा है, बट आपका IL जो आपके लोड करंट को सप्लाई मिलना है वो तो आपका कांस्टेंट है, उस केस में क्या होगा कि आपके I1 का वैल्यू डिक्रीज करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आपके I2 का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे आपके I1 का वैल्यू डिक्रीज करता जा रहा है। इससे क्या होगा कि एक टाइम के बाद आपका जो जनरेटर 1, जो कि पहले वो जनरेटर की तरह काम कर रहा था और पावर सप्लाई कर रहा था आपके लोड को,
उसके जो करंट शेयरिंग है रिड्यूस होते 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 एक टाइम में क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट होगा जनरेटर वन का, वो रिवर्स कर जाएगा, और वो जो पहले जनरेटर की तरह काम कर रहा था वो अब वो मोटर की तरह काम करने लग जाएगा। और फिर आपके जनरेटर G2 को दोनों को पावर सप्लाई करना पड़ेगा, आपके लोड को भी पावर सप्लाई करना पड़ेगा, और आपके जनरेटर वन जो पहले था, जो कि अब मोटर बन चुका है, उसे भी पावर सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो इरेगुलरिटी आती है आपके जो आपका डीसी सीरीज जनरेटर है उसके कारण। तो इसलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके जो आपका जो जनरेटर G1 और G2 है, इन दोनों के बीच में एक इक्वलाइजर लगा देते हैं। इसे कहते हैं फायदा ये है कि अगर किसी कारणवश, जो अभी हमने डिस्कस किया अपने इस पूरे एक्सप्लेनेशन में, कि अगर किसी भी कारण से आपका जनरेटर G2 का अगर इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर इंक्रीज कर जाता है, तो वो क्या होगा, फर्दर आपके आर्मेचर करंट I2 को इंक्रीज करता जाएगा। आर्मेचर करंट I2 इंक्रीज होगा तो आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपका फिर से इंड्यूस्ड वोल्टेज इंक्रीज होगा, जो कि फिर से आपके आर्मेचर करंट को इंक्रीज करेगा। और ये फर्दर तब तक होता रहेगा जब तक कि आपका जो सेकेंड जनरेटर G1 है उसको वो मोटर में कन्वर्ट ना कर दे, यानी जनरेटर से वो लोड में कन्वर्ट ना कर दे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि दो जो जो आपके पास दो डीसी सीरीज जनरेटर है जिसको आप पैरेलल ऑपरेशन में डाल के रखें, हम इनके दोनों के फील्ड वाइंडिंग के बीच में एक इक्वलाइजर लगाते हैं। इक्वलाइजर करने का मतलब एक शॉर्ट सर्किट रिंग लगाते हैं हम। इससे फायदा ये हो जाता है कि अगर किसी कारणवश अगर आपके जनरेटर G2 का इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर इंक्रीज करता है, तो वो ऑब्वियसली आपके आर्मेचर करंट I2 को इंक्रीज करेगा। बट जैसे आपके I2 का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो करस्पॉन्डिंगली आपके I1 का वैल्यू डिक्रीज होगा। अब I2 का इंक्रीज होना और I1 के डिक्रीज होने का मतलब ही होता है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक करंट फ्लो होगा, और ये इक्वलाइजर के थ्रू होगा। और ये तब तक होगा जब तक कि आपके जनरेटर G1 और जनरेटर G2 का जो एक पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए। यानी कि जब तक आपके I1 और I2 का जो वैल्यू, जो एक जो प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग करना था, जो प्रोपोर्शनल आपका करंट शेयरिंग होना चाहिए था, वो जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो करंट सप्लाई करता रहेगा। और ऐसे जिस क्वांटिटी से आपका I2 इंक्रीज किया और जिस क्वांटिटी से आपका I1 डिक्रीज किया है, वो इक्वलाइजर के थ्रू बैलेंस हो जाएगा। और अगर ये बैलेंस हो गया तो क्या होगा कि आपका जनरेटर G1 ऑलवेज जनरेटर की तरह काम करेगा, आपका जनरेटर G2 ऑलवेज जनरेटर की तरह काम करेगा, और ये दोनों मिल करके आपके लोड को पावर सप्लाई करेगा। और ये एक कंप्लीट डिस्कशन था आपके पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर का। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लर्निंग आउटकम की जो सेकेंड पार्ट है, जो कि है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर, वो अचीव कर लिया। एंड आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लर्निंग आउटकम के थर्ड पार्ट, दैट इज डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर की। अब इसमें हम अगर देखें तो आपका इस कंडीशन में क्या है कि जो आपका लोड है उसको पहले पावर जो सप्लाई कर रहा था वो आपका जनरेटर G1 कर रहा था, जो कि एक कंपाउंड जनरेटर है। और कंपाउंड जनरेटर हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें आपका पार्ट ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है और पार्ट ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग होता है, और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आपका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब अगर ये डिफरेंशियल कंपाउंड है, तो आपका जो सीरीज फील्ड होगा वो आपके शंट फील्ड को अपोज कर रहा होगा, और अगर ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड है तो आपका जो सीरीज फील्ड होगा वो आपके शंट फील्ड को सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें आपके पैरेलल ऑपरेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो पैरेलल ऑपरेशन होता है वो जस्ट सेम होता है जैसे आपने डीसी शंट जनरेटर में किया था। क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेन जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका शंट फील्ड कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है आपको सीरीज फील्ड। तो यहाँ पे
अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या था, जनरेटर 1 आपके लोड को सप्लाई कर रहा था। जैसे आपके लोड की रिक्वायरमेंट हुई ज़्यादा तो आपने क्या किया, जनरेटर G2 को आप देख लेते हो अपने वोल्ट में सेंटर जीरो वोल्ट मीटर से कि जो टर्मिनल है, टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज अगर जीरो है तो एग्जैक्ट उस टाइम पे आप क्या करते हैं, स्विच S2 को आप क्लोज करते हो। तो आपका जो जनरेटर G2 होता है वो आपके लोड के पैरेलल हो जाता है, और जो भी आपका लोड का कंट्रीब्यूशन है वो दोनों मिल के जनरेटर करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ भी जो आपको जो आई एल है दैट इज इक्वल टू I1 + I2 हो जाएगा, और इस कंडीशन में ये ऑपरेट करने लगेगा। बट चूंकि यहाँ पे आपका सीरीज फील्ड भी है, तो जो सीरीज जनरेटर जो होता है जिसके पैरेलल ऑपरेशन में जो आपको दिक्कत झेलनी पड़ती, जो जस्ट हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अगर किसी कारण से अगर आपके जनरेटर G1 या G2 में से किसी का भी अगर इंड्यूस्ड वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो आर्मेचर करंट है आपका I2, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। I2 के इंक्रीज करने से आपके फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, जो कि फर्दर एक जनरेटर पे पूरा का पूरा लोड डाल देगा, दूसरे जनरेटर को मोटर बना देगा। यानी कि अगर एक कंडीशन आपका अगर एक जनरेटर अगर आपका मोटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जो दूसरा जो आपका जनरेटर है वो उससे फिर आपके लोड को भी पावर सप्लाई करना पड़ेगा, और आपके नेक्स्ट जो आपका जनरेटर लोड में कन्वर्ट हुआ है उसे भी पावर सप्लाई करेगा। तो ये कंडीशन आपका रिमेन रह जाता है कंपाउंड जनरेटर में भी, क्योंकि यहाँ पे आप सीरीज फील्ड वाइंडिंग यूज कर रहे हो। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए भी हमने यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने इस सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका सीरीज फील्ड होता है उसके बीच में आप एक इक्वलाइजर लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, अगर किसी कारणवश अगर आपके जनरेटर G1 या G2 का किसी भी तरीके से अगर लोड शेयरिंग जो होता है जितना होना चाहिए उससे अगर इंक्रीज करेगा, तो इक्वलाइजर उनको बैलेंस करेगा और फिर से उसको सेफ ऑपरेशन पे लाएगा, ताकि आपका जनरेटर G1 और G2 दोनों जनरेटर की तरह काम करे और दोनों मिल के आपके लोड को पावर सप्लाई। ठीक है। बाकी जो पैरेलल ऑपरेशन का जो कंडीशन है, जो जो आपका पैरेलल ऑपरेशन का जो वे है वो सेम होगा जैसे आप डीसी स्टंट जनरेटर में कर। So students, we have achieved our third part of learning outcome, that is parallel operation of DC compound generator, and I hope that you have understand it very well. So students, we have achieved this learning outcome in which we have studied about parallel operation of DC generator, जिसमें हमने अलग अलग से डिस्कस किया था कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर है, जिसमें एक जो जनरेटर है उसको आपने पहले लोड उससे आप लोड को पावर सप्लाई कर रहे थे, और जैसे ही आपकी पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है तो आपने क्या किया कि आप उसमें जो जनरेटर 2 था उसको आपने पैरेलल ऑपरेशन पर डाला, और ये दोनों मिल करके आपके लोड को पावर सप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि जो आपका जो पावर शेयरिंग है जनरेटर G1 और G2 का, वो एक्चुअली आपका बन जाता है करंट शेयरिंग, क्योंकि आप जब पैरेलल ऑपरेशन पर डालते हो तो पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है, आपके जनरेटर और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी आपका जनरेटर G1 और G2 है वो जितना भी आपका लोड शेयरिंग कर रहा है वो आपका पावर शेयरिंग ऑफ जनरेटर बन जाता है लोड के केस में। सेकंड हमने डिस्कस किया था डीसी सीरीज जनरेटर, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ठीक है, आप जो पैरेलल ऑपरेशन करते हैं वो आप अपने शंट जनरेटर का जो प्रोसेस होता है, जो नेसेसरी कंडीशंस होते हैं वो आप यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि जो डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है आपका, वो क्या होता है, क्योंकि उसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो आपके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर किसी भी कारण से उसका जो इंड्यूस वोल्टेज अगर चेंज होगा तो उसके आर्मेचर करंट चेंज हो जाएंगे, और वही आर्मेचर करंट आपके फील्ड से पास होने के बाद आपके फ्लक्स के वैल्यू को इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो इंड्यूस वोल्टेज वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। और इसके कंसिक्वेंसेस ये हो जाते हैं कि आपके जो दो जनरेटर जो कि पैरेलल ऑपरेशन में थे, जो कि अब दोनों एक साथ मिलकर के आपके लोड को पावर सप्लाई कर रहे थे, अब ये क्या कर रहा है कि एक जनरेटर आपका टोटल लोड सप्लाई करने लग जा रहा है, और जो दूसरा जनरेटर था वो जनरेटिंग मोड से वो मोटरिंग मोड में चला जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा लोड आपके एक ही जनरेटर पे आ रहा था। तो इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आप इक्वलाइजर यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम क्रॉस फील्ड कर लेते हैं। इक्वलाइजर यूज़ करने का मतलब है कि जो आपका जो फील्ड वाइंडिंग था उसके बीच में एक शॉर्ट सर्किट आप लिंक आप कनेक्ट कर दे रहे थे, जिससे अगर किसी भी कारण से आपके
दोनों के आर्मेचर करंट में डिफरेंस आने से वो जितने का डिफरेंस आ रहा था वो एक दूसरे को शेयर करके एक बैलेंस कंडीशन पे आपका ऑपरेशन हो रहा था। बट अगर हम बात करें तो अगर हमें अगर इक्वलाइजर नहीं यूज़ करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है वो दूसरे से और दूसरे जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग पहले वाले से कनेक्ट कर दें, इसको क्रॉस फील्ड कनेक्शन कह सकते हैं, जिससे भी आपका बिना इक्वलाइजर यूज़ किए ये आपका सेम प्रोसेस फॉलो हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डीसी कंपाउंड जनरेटर। इसमें हमने डिस्कस किया क्योंकि आपका जो डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है इसमें सीरीज फील्ड भी होता है और शंट फील्ड भी होता है। तो इसका भी जो पैरेलल ऑपरेशन है वो आपके शंट जनरेटर की तरह ही होता है, बट चूंकि इसमें भी सीरीज फील्ड आपका अवेलेबल है, तो जो आपका करंट शेयरिंग का जो प्रॉब्लम था, जिससे आपका एक जनरेटर टोटल लोड ले लेता है और जो दूसरा जनरेटर होता है वो लोड की तरह यानी मोटर मोटर एक्शन में चला जाता है, ये कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है। इसके लिए भी आप डीसी कंपाउंड जनरेटर में या तो आप इक्वलाइजर यूज़ कर लो या फिर क्रॉस फील्ड आप यहाँ पे प्रोसेस यूज कर सकते हैं। और आई होप कि ये जो पूरा डिस्कशन था इससे आपको ये टॉपिक समझने में बहुत मदद मिली होगी।